नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्टडी विथ आईसीएलएम में। आइए आज हम बात करते हैं ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ पिछले एग्जामों में आए हुए ऐसे क्वेश्चन है उनको आज हम आप सॉल्व कराएंगे। ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से, इसमें आपका ट्रिपल सी का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। उन्हीं से कुछ 20 क्वेश्चन है जिनको अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आप हम एक चीज और बता दें, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपका जो पेपर होगा या ऐप जो आपका आईसीएलएम का ऐप है, ऐप भी है आईसीएलएम का, अगर आप जाएंगे प्ले स्टोर पे तो उस पर ऐप मिलता है स्टडी विथ आईसीएलएम के नाम से। उस ऐप पे क्या पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो आपको हम बता दें जैसे आपको पेपर देखिए सामने सॉल्व कराया जा रहा है ना, सेम ऐसे आप उस पर जब जाएंगे ऐप पे तो वहां पे भी आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जैसे देखेंगे ऊपर यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में पेपर लिखा हुआ है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर क्वेश्चन लिखे होते हैं जिनको आप जैसे भी चाहे वैसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपके अगर मोबाइल ऐप को आप देखेंगे तो उस मोबाइल ऐप पे ट्रिपल सी के लिए बहुत ही कम पैसों में मात्र 39 रुपए में 300 प्लस क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज डाल दिया गया है। वो उसको आप परचेज करके आसानी से अपने ट्रिपल सी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू एक्सेप्ट द इनपुट प्रोसेस द इनपुट आउटपुट एंड टू, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का मूल कार्य इनपुट को स्वीकार करना, इनपुट को प्रोसेस करना और आउटपुट करना होता है। इसके अलावा और क्या होता है, मतलब कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है हम आपको बताए हैं। देखिए जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सबसे पहले क्या काम करता है, आपके द्वारा दिए गए इनपुट, यानी आप जो भी इनपुट दे रहे उस, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं ना, इस इनपुट को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में क्या करता है, दिखाता है। उसके बाद दूसरा काम इसका क्या होता है, इनपुट देता है, आउटपुट देता है। इनपुट और आउटपुट देने के बाद इसका दूसरा काम क्या होता है, डेटा स्टोर करना। कौन सा काम होता है, डेटा स्टोर करना है, स्टोर डेटा मेमोरी में तो हम डाटा को स्टोर करते हैं। डिजिटल फॉर्म में तो दिखाता है। कंप्यूट डाटा को तो कंप्यूट करता है, लेकिन क्या करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है। कौन करता है, कंप्यूटर। यानी इनपुट आउटपुट के साथ साथ में आपको क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, डाटा को सेव करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, वो सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यानी कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट आउटपुट के साथ साथ में आपके डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, स्टोर डेटा को करने का काम करता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दी गई एक कमांड है, यानी उपयोगकर्ता यानी यूजर द्वारा दिए गए कमांड, गिव टू कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। यानी कंप्यूटर यूजर यानी जो कंप्यूटर को चला रहा है, यूजर का मतलब जो कंप्यूटर को चला रहा है, जो संचालित कर रहा है, उसके द्वारा दिया गया कंप्यूटर को प्रोग्राम, वो कंप्यूटर कौन सी भाषा है, क्या है क्या है बताइए। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिया गया एक कमांड है, क्या है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डॉट डॉट क्या लिखा जाएगा, बताएं। निर्देश, सूचना, प्रोग्राम, डेटा, बताएं। यहाँ पे सीधा अगर यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन होता तो इनपुट हम लिख सकते थे, लेकिन नहीं, इनपुट का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो सटीक बैठेगा वो क्या बैठेगा, इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इज द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। यानी निर्देश उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिया गया एक कमांड है। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या आएगा, निर्देश आएगा। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जैकार्ड लूम से आप क्या क्या अभिप्राय है। जैकार्ड लूम क्या होता है, व्हाट इज जैकार्ड लूम। देखिए जैकार्ड लूम क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, विधिवत तरीके से आपको समझाएंगे कि व्हाट इज जैकार्ड लूम, जैकार्ड क्या है और लूम क्या है।
ठीक। जैकार्ड लूम, जैकार्ड का अगर पूरा नाम बात करें तो जैकार्ड जो है वो किसके नाम से पड़ा, एक वैज्ञानिक थे, यानी कपड़ा बुनकर जिनको बोल सकते हैं, वैज्ञानिक तो नहीं थे, एक कपड़ा बुनकर थे जिनका नाम था जोसेफ मेरी जैकार्ड। क्या नाम था? जोसेफ जैकार्ड, जिनको बोलते हैं, जिन्होंने एक मशीन की खोज की, एक लूम की खोज की, जिसके द्वारा क्या करते थे, कपड़ों पे पैटर्न देने का काम करते थे, यानी कपड़ों पे डिजाइन करने के लिए क्या करते थे, पैटर्न देने का काम करते थे। क्या करते थे? पैटर्न देने का काम करते थे। तो इससे हमें क्या मिला, इन्होंने क्या किया था, जैकार्ड लूम ने अपने एक जैकार्ड लूम यानी जोसेफ मेरी जैकार्ड ने जैकार्ड लूम का जो निर्माण किया, यानी मशीन का निर्माण किया, इसमें इन्होंने एक यंत्र का उपयोग किया था जिसका नाम था पंच कार्ड। क्या था? पंच कार्ड। यानी इन्होंने इसका उपयोग किया, पंच कार्ड का उपयोग किया। उस पंच कार्ड के माध्यम से ये क्या करते थे, इसके अंदर डाटा को फीड करने का। फीड कैसे? मतलब एक बार इन्होंने डाटा डाल दिया तो दूसरे पे फिर से उपयोग कर सकते थे। यानी उससे क्या करते थे, इन्होंने एक पंच कार्ड लेते थे, उस पंच कार्ड का एक डायग्राम बनाया कोई, और उस डायग्राम को हम दूसरे कपड़ों पे पैटर्न देने के लिए उपयोग कर सकते। तो इससे हमें क्या चीज मिला, यहाँ से इनसे हमें जैकार्ड लूम से हमें क्या मिला था, हाँ, यहाँ इनसे हमें मेमोरी, क्या मिला था, मेमोरी। मेमोरी का ये हमें उपाय मिला कि अगर हम किसी भी डाटा को कहीं सुरक्षित कर दें और सुरक्षित करने के बाद उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। तो इनसे हमें क्या मिला था, पंच कार्ड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पंच मशीन है। जैकार्ड लूम से आपका क्या अभिप्राय है? यहाँ पे जो हमें मिला, अगर हम ये बात देखेंगे, जो ऑप्शन में दे रखा है जापान में पाए जाने वाला एक पंछी नहीं है। दूसरा, पहला कंप्यूटर कंट्रोल रूम नहीं है। एक मशीन में मैच टेबल खिलती है, सॉरी लिखती है, ये भी नहीं। ये क्या था, एक पंचिंग कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पंच मशीन था। ये ऑप्शन आपका होगा। या कहीं कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाता है ऑप्शन कि इसके द्वारा हमें मेमोरी का उपयोग करने की सीख मिली, अभिप्राय मिली, जिससे हम मेमोरी का उपयोग कर सके, मेमोरी के बारे में जाने। ये भी ऑप्शन आपको कहीं कहीं पे ऐसा मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा, सही क्या होगा, पंच कार्ड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पंच मशीन है। क्या है? पंच मशीन है। कौन है? जैकार्ड लूम, जिसके माध्यम से हम कपड़ों पे क्या करते थे, डिजाइन या पैटर्न देने का काम करते थे। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरा हम आते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है अगला, चौथा क्वेश्चन है, ये क्या है, निम्न में से किसे कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता? फादर ऑफ कंप्यूटर, सब लोग जानते हैं कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज ने किस चीज की खोज की थी? डिफरेंस इंजन की खोज की थी। डिफरेंस इंजन क्या था? डिफरेंस इंजन एक पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंजन था जिसके माध्यम से हमें भविष्य में कंप्यूटर बनाने की सीख मिली कि उससे हम कैसे भविष्य में अन्य चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण कर सके। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, चार्ल्स बैबेज को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पितामह बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, या कैसे कंप्यूटर के बप्पा को बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन था, फर्स्ट कंप्यूटर यूज टू स्टोर प्रोग्राम। पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसका उपयोग प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया गया था? पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसका उपयोग हम किस लिए किए थे? प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किए थे। तो पहला जो कंप्यूटर था वो था इट्सेस। कौन था? इट्सेस, जिसका उपयोग हम किस लिए किए थे? प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किए थे। इससे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया है आपको थ्योरी, उसमें आप अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें इसके बारे में डीपली सारा चीज समझाया, इडबैक, इट्सेस, यूनिबैक। और है छठा क्वेश्चन, इसमें क्या है, 1964 से 71 की बीच में कंप्यूटर किस पीढ़ी की खोज की गई या कवर किया जाता है? ऐसा कह सकते हैं 1964 से 1971 के बीच में कौन सी पीढ़ी आती, कौन सा पीरियड आता है, कवर्ड बाय द पीरियड, कौन सा पीरियड आता है? आप लोग सोचे, अगर जनरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने जनरेशन पे भी वीडियो आपको बनाई है, उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कौन सा आता है, थर्ड जनरेशन। कौन सा आता है? 1964 या 1965 भी कहीं कहीं लिखा होता है। इसमें जो आता है कौन सा आता है? थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। कौन सा जनरेशन? थर्ड।
थर्ड जनरेशन या फिर अगला क्वेश्चन है 7वां, लिखा है तीसरी पीढ़ी में उपयोग किए गए थे, किस चीज का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब? नहीं। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब किया गया? फर्स्ट जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब एक कांच की बनी हुई बड़ी बड़ी प्रणालियां होती थी जिसके अंतर्गत धारा प्रवाह करने का काम करते थे। दूसरा किस चीज का? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। तीसरा ट्रांजिस्टर, और चौथा बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट। अब बताइए किस चीज का उपयोग किया गया था? तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था। किस चीज का? आईसी का उपयोग किया गया था। आईसी के माध्यम से ही हम अपने करंट को प्रवाह करने का काम करते थे। पहला ऐसा जनरेशन था थर्ड जनरेशन जिसमें आईसी का प्रयोग किया गया था, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर हम आएंगे 8वें पे। 8वां जो क्वेश्चन है वो है क्या है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति किस में नापा जाता है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में? तो तीसरी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के जो था वो कैसा कंप्यूटर था? नैनो सेकेंड। इसकी गति जो थी वो काफी तेज हो गई थी क्योंकि इसमें भी माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा था। साथ साथ में इसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ में इसमें क्या चीज आ गया था? आईसी आ गई थी। क्या आ गई थी? आईसी। अगर देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर पूर्ण तरीके से यानी पूर्ण रूप से किसमें? फोर्थ जनरेशन में उपयोग किया गया था। लेकिन इसमें थर्ड जनरेशन से प्रारंभ हो गया था। थर्ड जनरेशन से प्रारंभ हो गया था माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसमें साथ साथ में इसका किसका प्रयोग किया गया? आईसी। तो आईसी और इसका दोनों का प्रयोग करने से क्या हुआ? इसकी स्पीड बढ़ गई। तो इसकी स्पीड बढ़ गई तो स्पीड बढ़ जाने की वजह से इसकी क्या हुआ? इसको नैनो सेकेंड में नापने लगे। नैनो सेकेंड यानी जैसे स्पीड तरीके एकदम नैनो सेकेंडों में आंखों के झपकते हुए है काम हो काम हो जाता है। जैसे देखते ना जब कोई किसी के साथ में कुछ गलत हो जाता है या कहीं चोरी हो जाए तो कहते हैं काजल, आंखों से काजल चुरा ले गए। तो उसी तरीके मतलब उसी स्पीड में जैसे आंखों से काजल चुराना, मतलब इसी इतनी स्पीड में काम कर जाना कि लोग जान ही ना पाए, उसी स्पीड में ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर काम करने लगा फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की तुलना में। ठीक, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नवा। नवा क्वेश्चन में क्या है? सोचे पढ़े। पीसी को चौथी पीढ़ी का नाम का माना जाता है और इसमें शामिल होते हैं यानी पीसी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो थे वो चौथी पीढ़ी में आए, यानी पर्सनल कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर हो गए थे क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा था। इसलिए इसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं क्योंकि आसानी से हर लोग उपयोग कर पाते थे क्योंकि ये छोटा था, इसका रेट कम था, इसकी बिजली की खपत कम थी, तो हर सबके बजट में था, हर लोग आराम से उसको उपयोग कर सकते थे। तो पीसी को चौथी पीढ़ी का माना जाता है और इसमें शामिल होते हैं। क्या माना जाता है? क्या शामिल होते हैं? सोचो है। पीसी में क्या शामिल होते हैं चौथी पीढ़ी में? क्या? सूचना। भाई सूचना तो सब में था। डेटा, तो डेटा तो सबको मिलता था, बिना डेटा के काम कोई भी ऐसा जनरेशन का कंप्यूटर नहीं जो बिना डेटा का काम करेगा। वैक्यूम ट्यूब ये तो फर्स्ट जनरेशन का था। तो इसमें क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया। क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर। किसमें आया? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया। 10वां क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल, यानी आर्टिफिशियल माइंड किस जनरेशन का एग्जांपल है? तो ये आप अगर देखेंगे तो ये किस जनरेशन का है? पांचवी पीढ़ी का एग्जांपल है। कि अगर हम बात करें तो इस समय जैसे रोबोट इत्यादि जो है वो किस जनरेशन में आए? पांचवी पीढ़ी में आए। इसमें क्या होता है कि जैसे रोबोट देखते हैं ना, तो रोबोट में क्या होता है कि जो चीज हम कोडेड कर देते हैं वो ऑटोमेटिक काम करता है। क्या करता है? ऑटोमेटिक काम करता है। हमको अलग से अपने आप से कुछ इसमें कहना नहीं पड़ता है। कुछ जैसे हमने रोबोट स्टूडेंट के लिए बना दिया तो उसको कमांड दे दिया गया कि फला को आपको ये प्लेट देख के आना है, फला को ये प्लेट देख के आना है, इनको वो देख के आना है, तो वो सारी चीजें वो अपने आप से भेजता रहता है। उसमें हमें आपको कुछ करने या कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल दिमाग होता है। किसमें? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल दिमाग होता है जो खुद से काम करता है, नहीं जो आप कमांड एक बार दे देते हैं उस कमांड को वो फॉलो करता है। ठीक है, ये पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत कंप्यूटर आते हैं। कौन से कंप्यूटर आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ये कंप्यूटर आते हैं। कौन से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है,
लेकिन एक चीज और हम बता दें, जैसे बहुत बच्चे देखते हैं ना, कहते हैं सर क्या आर्टिफिशियल दिमाग के अंतर्गत फीलिंग आ जाती है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप रोबोट पिक्चर देख के मत सोचिएगा कि चिट्टी को प्यार हो गया था, तो आप कंप्यूटर या रोबोट लाएंगे तो उसको आपसे प्यार होगा, नहीं ना। उसको प्यार नहीं, क्योंकि उसके अंदर नो फीलिंग नो आईक्यू, जितना आप आईक्यू उसके अंतर्गत डालेंगे उतना ही काम करेगा। बस ये मान लो कि वो दिमाग उसके अंदर जो आप फीड करेंगे, जो आप कमांड डाल देंगे, उस कमांड पे काम करेगा। उसके अंदर नो फीलिंग नो आईक्यू, वो चिट्टी की तरह आपसे प्यार नहीं करेगा। फिर अगला आता है, अगला क्या है, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के लाभ क्या है। भाई सबको पता है क्या लाभ है, बताएंगे कोई। कंप्यूटर के लाभ, सटीक आउटपुट प्रदान करे, या तो इनपुट सही या हो, इनपुट सही है या नहीं। ऐसा कुछ हो सकता है कि सटीक आउटपुट देगा अगर आप इनपुट गलत दे रहे, नहीं, ये भी नहीं होगा। दूसरा, प्रोसेसिंग के बारे में सोचे, अपने आप से क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा। दूसरा, उपरोक्त सभी, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर बहुत तेज और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी बहुत तेजी से डेटा को बड़ी मात्रा में, आप जितना चाहें 50 MB 100 MB, जितनी एमबी की भी फाइल आप चाहें उतनी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। बस आपकी मेमोरी क्षमता उतनी होनी चाहिए। अब ये पता चला आपने मेमोरी लगा रखी है 250 MB की और डाटा फीड कर रहे हैं 350 की, तो नहीं होगा। यानी आपकी मेमोरी कितनी एमबी की है, कितनी टीबी की है, कितना आपके अंदर क्षमता है, कितनी जीबी की है, उस हिसाब से उसमें डेटा आप बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में सेव कर सकते हैं। यह आपका बेनिफिट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। क्या परफॉर्म नहीं कर सकता, कैन नॉट परफॉर्म, क्या नहीं परफॉर्म कर सकता है, बताएं भाई। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सोच, जैसे अभी हमने ऊपर बताया ना, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, नो फीलिंग और नो आईक्यू। तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती और कोई भी दिमाग नहीं होता। वो सर्दी गर्मी बरसात का एहसास नहीं कर सकता, कुछ भी वो सोच नहीं सकता, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन है कि लैपटॉप, और लैपटॉप क्या है। देखिए लैपटॉप, कंप्यूटर कई तरीके से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप कई होते ना। तो लैपटॉप क्या है, लैपटॉप क्या है, लैपटॉप एक पोर्टेबल हल्के वजन और अटैची में फिट किया जा सकता है। भाई इसमें देखिए, इसमें तो यही दे रखा है ना कि बहुत अगर ऐसा दे रखा होता कैसी डिवाइस है, कैसा कंप्यूटर, तो हम कह सकते माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा कि पोर्टेबल हल्के वजन और अटैची में फिट किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर को किसी बैग या अटैची में रखा जा सकता है। ऐसा कंप्यूटर में डेस्कटॉप तो है नहीं। और श्रवण आवाज पहचान प्रणाली ऐसा कुछ नहीं है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम ऐसा भी तो कुछ नहीं है ना। तो क्या है, इसमें कौन सही होगा, बी सही होगा। फिर अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर जो वैज्ञानिक और व्यवसायिक अनुप्रयोग को करने में सक्षम होता है। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम उपयोग करते हैं वैज्ञानिक कार्यों के लिए, सबसे ऊपर सबसे पहला दिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को हम किसी वैज्ञानिक कार्यों के लिए, अंतरिक्ष कार्यों के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स बनाने के लिए उपयोग करते हैं। फिर अगला इसमें पीछे दे रखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर ऐसे नहीं है। फिर अगला है क्वेश्चन 15 नंबर, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर क्या सप्लाई करने का काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर पर काम करता है, किस पे काम करता है बताइए। बताएं। देखिए हम आपको बताएं, एनालॉग कंप्यूटर हमने आपको पढ़ाया इससे पहले क्लास में, तो आपको बता दें उसमें हमने पढ़ाया कि एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो पारा वर्क जो करता है, उन कंप्यूटरों को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, जो पारे में वर्क करते हैं, या जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। तो इसमें क्या करते हैं, इनको हम कह सकते हैं कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, किसको पहुंचाता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स होते हैं इनको जो काउंट करते हैं, बीपी मशीन हो गया, और आपका थर्मामीटर हो गया, जो पल्स को काउंट करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं। कैसे कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर
कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक पल्स पर काम करता है, किस पे? इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस को कंटिन्यू करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है सिस्मोग्राफ। इसका उदाहरण, किसका उदाहरण है? सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है बताएं? 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो किसका है? सिस्मोग्राफ्स, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, इसमें भी ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की उपस्थिति देखी जा सकती है, द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी सीन इन, किसमें देखी जा सकती है? कंप्यूटर की उपस्थिति किसमें देखी जा सकती है? हाँ? भाई देखिए, कंप्यूटर की उपस्थिति मतलब बिना उपस्थिति काम नहीं किया। भाई शिक्षा में भी, एजुकेशन में भी कोई जरूरी नहीं कंप्यूटर हो तभी काम होगा। बैंकिंग में भी कोई कंपलसरी नहीं है भाई, इससे पहले बैंकिंग काम विदाउट कंप्यूटर्स होते थे ना, सब ऑफलाइन होता था, मोटे मोटे रजिस्टर्ड होते थे, उससे लोग काम करते थे, बैंक मैनेजर या कैशियर काम करते थे। ठीक, लेकिन एक मल्टीमीडिया ऐसी चीज है जहां पे विदाउट कंप्यूटर काम नहीं किया सकता, तो इस कहाँ पे उपस्थित देखी जा सकती है? मल्टीमीडिया में। कहाँ पे? मल्टीमीडिया में कंप्यूटर की उपस्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, है पॉइंटिंग डिवाइस में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, निम्नलिखित में से किसको पॉइंटिंग डिवाइस में शामिल किया जाता है? माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, बताएं। मोबाइल पे क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस में निम्नलिखित को शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है? माउस तो ऑलरेडी पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस क्या है? माउस ऑलरेडी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो इसको शामिल करने की जरूरत है नहीं। टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है नहीं, कीबोर्ड कोई पॉइंटिंग डिवाइस में शामिल नहीं किया, तो किसको? ट्रैक बॉल एक ऐसी डिवाइस है जिसको पॉइंटिंग डिवाइस में शामिल किया गया है। माउस और कीबोर्ड यहाँ पे ये दोनों क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंट पॉइंट में काम करते हैं। 18 नंबर में ये और सी दोनों सही है। पॉइंटिंग डिवाइस अगर बात करें कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, अगर शामिल किया गया है तो ट्रैक बॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का मुख्य रूप से उपयोग हम कहाँ करते हैं? कंप्यूटर गेमिंग में, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जॉयस्टिक डिवाइस का उपयोग करते हैं। किसका? जॉयस्टिक डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर के गेम खेलने में हम उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है 20वां, वो है आपका कौन सा? 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या है? देखिए, एक उपकरण जिसका उपयोग चयन के लिए किया जाता है, ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेन्यू चयन के लिए किया जाता है, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है बताएं जिसका उपयोग हम किसी ड्राइंग बनाने के लिए, किसी मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए, इत्यादि के लिए करते हैं? जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड को तो सिर्फ लिखने के लिए करते हैं, माउस भी ऐसा नहीं है, टच स्क्रीन भी ऐसा नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? लाइट पेन। लाइट पेन का उपयोग जैसे कोई बड़ा मैप बनाना हुआ, कुछ ऐसा करना, तो लाइट पेन के माध्यम, जैसे इसमें जो पढ़ा रहे हैं आपको ना, ये लाइट पेन के माध्यम से एक ट्रैक पैड पे आपको लाइट पेन के माध्यम से हम लिख रहे हैं, तो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये लाइट पेन के माध्यम से कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? लाइट पेन सही होगा। तो ये आपके थे ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक से 20 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिनको आपको पढ़ाया गया और समझाया गया। इसको आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को आप देखना और सहित पाना, तो आप एक काम करें, मोबाइल पे अपने स्टडी विथ ICLM नाम से एक ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, उसको वहां से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें जाएंगे तो वहां पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप डेली क्विज पे जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पूरे क्वेश्चन विथ आंसर चाहिए तो आप ट्रिपल सी के टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे जाएंगे और वहां से 39 रुपये, मात्र 39 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है, तो मात्र 39 रुपये में आप उसको परचेज कर सकते हैं और 350 प्लस क्वेश्चन को आप वहां से पा के अपने एग्जाम को के लिए सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
साथ-साथ में अगर आप घर से बैठ के पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके पास टाइम कम है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं या ऐसा कुछ है कि आपके लिए दूरी बहुत है, आपके पास नज़दीक इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वहाँ से भी आप मोबाइल ऐप से मात्र ₹299 में ट्रिपल सी का कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे, जिसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरी आपको चैप्टर वाइज एसटी कराई जाएगी, पूरा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा और आराम से आप ट्रिपल सी अच्छे से पास कर सकते हैं खुद से सेल्फ पढ़ के। ठीक है, जिसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी। आपको टेलीग्राम पे पूरा ग्रुप का हेल्प मिलेगा, ऐप पे पूरा आपको क्लासेस मिलेंगे, यूट्यूब पे क्लासेज आपको मिलेंगी, साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के साथ में शेयर जरूर करें जिसको जिसकी ज़रूरत हो उन तक ये चीज़ें पहुंच सके, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कुछ बच्चे पैसों की वजह से और कुछ बच्चे दूरियों की वजह से कॉलेज या कोचिंग नहीं आ पाते, नहीं पढ़ पाते, उनके लिए आईसीएल हम लेके आए हैं अपना खुद का मोबाइल ऐप, जिसपे आप आसानी से बहुत ही कम पैसों में ट्रिपल सी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में ट्रिपल सी आपके लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। हर वैकेंसी में लगभग आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। धन्यवाद।